going to study perforated peptic ulcer, and this is one of the important causes of acute abdomen. Yani, one of the potential etiologies when a patient presents with sudden and severe abdominal pain of surgical etiology. ठीक है, क्या क्या डिफरेंशियल होते हैं? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस. ठीक है, ओवर टाइम वी हैव सीन कि ऑल्दो इंसिडेंस परफोरेशन का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बट इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो एज के ट्रेंड्स हैं और जो जेंडर के ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो गए हैं. likely to have a perforated peptic ulcer, but now elderly female are more likely to suffer from this condition. So ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल है एक्यूट एब्डोमेन का. इसलिए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी? जाहिर सी बात है, सडन ऑनसेट. एक्यूट एब्डोमेन में ऑनसेट सडन ही होता है फॉर द मोस्ट पार्ट. जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन. एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में इट्स नॉट जनरलाइज्ड. मोस्टली राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडरनेस होती है, एपिगैस्ट्रियम में भी हो सकती है. इट कुड बी जनरलाइज्ड. एंड पैंक्रेटाइटिस में ऑल्दो for the most part the pain is in the epigastrium, it could also be generalized and it could even be in the right hypochondrium. So there is a lot of confusion. Sometimes perforated peptic ulcer even appendicitis को mimic करता है, because perforation के बाद जो contents है ना वो fall करते हैं down the right paracolic gutter और right iliac fossa में चले जाते हैं. तो जो pain होती है ना वो centered होती है around the right iliac fossa. इसीलिए in general you have to exclude each and every possible etiology of acute abdomen before reaching a diagnosis. So presentation क्या है? Classically एक patient present करता है with sudden onset severe pain. Socrates में क्या होता है? Site क्या है? Generalized है. Onset क्या है? Sudden है. Character हम discuss करते हैं. Radiation का हम पूछते हैं, जैसे कि pancreatitis में radiation होती है to the back. Cholelithiasis में radiation होती है to the right shoulder. ठीक है. अच्छा, ओवर अ कपल ऑफ आवर्स ना इन अ पेशेंट विद एक तो एब्डोमिनल पेन है ना, सिवियर एब्डोमिनल पेन है विच हैपन्स टू बी जनरलाइज्ड. कुछ घंटों बाद ना परफोरेशन के ना पहले केमिकल पेरिटोनाइटिस होता है, उसके ऊपर ना बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो जाता है. ठीक है. एंड इसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है वो फर्दर डिटीरिएट करती है. इसीलिए आपने ऑब्वियसली हर केस में जीपी करना होता है, और पेशेंट ऑलरेडी एक्यूटली प्रेजेंट कर रहा होता है उसकी आपने मॉनिटरिंग करनी होती है. हिपोटेंसिव एंड पायरेक्सिया नॉर्मली आपको नहीं मिलता स्टार्ट में, लेकिन पायरेक्सिया भी परफोरेटेड ड्यूडनल अल्सर में बाद में इट डज गेट डेवलप्ड. ठीक है. वी हैव अ क्राइंग इन्फेंट टॉडलर बेसिकली इन द बैकग्राउंड. सो अच्छा, सो आप एक्यूट एब्डोमेन है ना, विच मीन्स कि पेशेंट की वाइटल्स भी उस तरह के नहीं होंगे. ठीक. ऑल राइट. अब क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है पेरिटोनियम की, तो व्हेन यू गो फॉर एन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एक तो इंस्पेक्शन में यू माइट नोट के एब्डोमिन रेस्पिरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द पेन, एंड व्हेन यू विल देन बेसिकली, लेकिन इंस्पेक्शन में प्रॉब्ली और कोई ऐसा डेफिनेट फाइंडिंग नहीं मिलेगी. एंड देन व्हेन यू मूव टुवर्ड्स पैल्पेशन और आप अटेम्प्ट कर, एब्डोमिन इज़ नॉट सॉफ्ट नॉन टेंडर या सॉफ्ट टेंडर, रिजिड एब्डोमिन होगा. इसको हम कहते हैं बोर्ड लाइक रिजिडिटी, यानी पूरा एब्डोमेन इतना रिजिड है एज इफ पेशेंट को इतना पेन होगा कि वो मूव ही नहीं कर रहा होगा. सो बेसिकली वो स्टैगनेंट बैठा होगा. उसकी कोशिश होगी कि एज लिटिल एज पॉसिबल मूवमेंट हो, बिकॉज हर मूवमेंट से पेन एग्रेवेट होती है ना. और ये वाली बात होती है ना कि पेशेंट लिटरली विलिंग नहीं है टू मूव इवन अ लिटिल बिट, तो दैट डज ऑलवेज सजेस्ट पेरिटोनाइटिस. लेकिन पेरिटोनाइटिस सिर्फ परफोरेटेड ड्यूडनल अल्सर में नहीं होता ना, इट कैन हैपन इन cases of perforated appendix या perforated diverticulitis. ठीक है. So it's more specific for perforation than anything else. अब जाहिर सी बात है अगर perforated peptic ulcer है तो हिस्ट्री होगी epigastric pain की for a couple of years. NSAID intake की हिस्ट्री होगी, इसकी वजह से अल्सरेशन हुई थी. स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी which could have predisposed towards perforation. ठीक है. अच्छा, let's see. सो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में बोर्ड लाइक रिजिडिटी हो. एल्डरली पेशेंट्स में इट्स लेस लाइकली टू बी सीन.
ठीक है, इसीलिए एल्डरली पेशेंट्स में वी नीड अ हायर इंडेक्स ऑफ सस्पेशन, बिकॉज हो सकता है कि जो बहुत ऑब्वियस साइंस है पेरिटोनाइटिस के वो एविडेंट ना हो। ठीक है, कुछ में ऐसा होता है कि ऑल्दो देयर इज पेरिटोनियल लीक, वो इतनी मैसिव नहीं है, तो पेशेंट को जनरलाइज्ड सिवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है ना हो सकता है पेन सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में हो। ठीक है, या पेन सिर्फ राइट आइलिक फॉसा में हो। तो अगर एपिगैस्ट्रियम में सिवियर किस्म का पेन है, then you have to consider कि it could be a perforated peptic ulcer, but it could also be, for example, pain from pancreatitis, वो भी epigastrium में होता है, वो भी severe होता है। So that is an important TD। आप acute abdomen के हर केस में almost serum amylase and lipase करवाते हैं। समटाइम्स परफोरेशन होती है, लेकिन वो परफोरेशन खुद ही बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ द बॉडीज इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सो ऑफन टाइम्स परफोरेशन ऑल्दो होती है, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, वो खुद ही सील ऑफ हो जाती है। अपेंडिसाइटिस में अगर परफोरेशन हो ना, तो बच्चों में नहीं, यंग अडल्ट्स में प्रोग्नोसिस बेहतर होता है बच्चों और एल्डरली पेशेंट्स की नस्बत। बच्चों और एल्डरली पेशेंट्स में द ग्रेटर मोमेंटम इज़ लेस लाइकली टू सील ऑफ एंड लोकलाइज द परफोरेशन। सो generalized peritonitis is more common in young patients and elderly patients compared to young adults and middle-aged individuals। ठीक है, अगर वो पूछें कि सबसे कॉमन साइट क्या होती है फॉर परफोरेशन ऑफ ए पेप्टिक अल्सर, द आंसर इज़ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ड्यूडेनम। posterior aspect of the duodenum में भी अल्सर्स बनते हैं, but they are less likely to cause perforation। अगर पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए and it happens to be present on the posterior wall, then it is likely to present with bleeding, क्योंकि नीचे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जा रही है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के posterior पार्ट के पीछे। सो उस केस में पेशेंट हेमाटोमीसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। हेमाटोमीसिस के कॉमन कॉजेज़ में वी हैव अ पेप्टिक अल्सर, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे under the heading of hematemesis। A patient who is presenting with hematemesis, अभी हम acute abdomen को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो वो पूछ सकते हैं कि सबसे कॉमन साइट क्या है, एंड बाय फार द मोस्ट कॉमन साइट, यानी जो बाकी साइट्स हैं दे आर नो वेयर नियर एज कॉमन एज दिस वन, इज़ एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ड्यूडेनम। याद रखो कि जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ड्यूडेनम के अल्सर्स हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस है, but they are more implicated as far as bleeding peptic ulcer is concerned as opposed to perforated peptic ulcer। sometimes anterior gastric wall के जो ulcers हैं वो भी perforate कर सकते हैं, या जो insural ulcers हैं वो भी perforate कर सकते हैं। and अच्छा, अगर एक patient आया है and you're suspecting कि it's maybe perforated duodenal ulcer, patient को history है, long history है dyspepsia की, patient is a chronic smoker, पेशेंट की एक्यूट प्रेजेंटेशन है, तो परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर वो डेफिनेटली भी एट द टॉप ऑफ योर डीडीज, बट यूड आल्सो कंसिडर पैंक्रियाटाइटिस वगैरह। तो आप क्या क्या करवाएंगे? इरेक्ट विद द पेशेंट स्टैंडिंग, प्लेन चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, उसमें आपको फ्री गैस नज़र आ जाती है अंडर द डायफ्राम। इसको हम गैस नहीं कहते, वी कॉल इट गैस, बिकॉज लेफ्ट साइड पर भी आपको गैस नज़र आती है इन एन इरेक्ट प्लेन रेडियोग्राफ, बट दैट इज़ द गैस बबल विद इन द स्टमक। तो उसको आप फ्री तो नहीं कहेंगे ना। तो अगर ऐसी कोई एक्सरे आ जाए ना, इट्स वेरी लाइकली टू कम अप इन ऑस्पी, तो यू हैव टू कॉल इट न्यूमोपेरिटोनियम, बिकॉज एयर इन द पेरिटोनियम, बेटर टू यूज़ द टर्म फ्री गैस अंडर द डायफ्राम। ठीक है, और 50% से ज़्यादा इंडिविजुअल्स में यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट फ्री गैस अंडर द डायफ्राम। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हमारे पास डाउट नहीं होगा। तो चेस्ट एक्सरे तो आपने इन जनरल करवाना ही होता है जब आपने रूल आउट रेटेड ड्यूडेनल अल्सर को। यू कैन गो फॉर सीटी इमेजिंग क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट है, बट एज फार एज परफोरेशन इज़ कंसर्न्ड, फॉर द मोस्ट पार्ट इरेक्ट प्लेन चेस्ट एक्सरे इज़ इनफ। इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन का नाम लिखना पड़े तो आप भूल ना जाएं कि इरेक्ट भी लिखना है। ये बात भी मेंशन करनी है कि ये प्लेन है, और ये भी मेंशन करना है कि कौन सा एक्सरे है। आप एब्डोमिनल एक्सरे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप चेस्ट एक्सरे करते हैं, इवन इफ़ यू आर लुकिंग अंडर द डायफ्राम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू वांट योर आंसर्स टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, और ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऑस्पी में आता है, तो कम अज़ कम आप 6 आउट ऑफ 6 तो स्कोर करें ना एक ऐसी चीज़ में जो कि डेफिनेटली आएगी, अनलेस यू आर वेरी वेरी अनलकी। प्लेन है और चेस्ट रेडियोग्राफ है जिसमें आपको एयर नज़र आएगी, फ्री एयर नज़र आएगी अंडर द डायफ्राम। ठीक है,
अच्छा, बट जहन में रखना है कि क्या चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट होती है, सीटी इमेजिंग, बट यू नॉर्मली डोंट गो फॉर इट, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम इसको यूँ करके अंडरलाइन ज़रूर कर लेते हैं। इसके आगे देखते हैं। अच्छा, जो भी पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना एक्यूट एब्डोमेन के साथ, उसका आपने सीरम अमाइलेस ज़रूर करना है। आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट्स पड़े हुए होते हैं, प्रॉब्लम उनको कुछ भी हो सकती है, पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, कॉलिसिस्टाइटिस होता है, सीरम अमाइलेस उनके हुए हुए होते हैं। तो ये आपने सेकेंड इन्वेस्टिगेशन लिखनी है। लॉन्ग केस में भी आपको लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है ना, इसलिए आप याद कर लें। इससे आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं पेप्टिक अल्सर, परफोरेशन और पेंक्रेटाइटिस के बीच में? ठीक है, आई विल जस्ट हाईलाइट पेंक्रेटाइटिस। अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि सीरम अमाइलेस करने से आपकी जो डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टी है वो ठीक हो जाएगी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सीरम अमाइलेस ना नॉन स्पेसिफिक है। इट कैन बी एलिवेटेड फॉलोइंग परफोरेशन, लेकिन उतने हाई लेवल्स नहीं होते कंपेयर टू इफ़ द पेशेंट एक्चुअली हैड पेंक्रेटाइटिस। दिस इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक कि आप अगर आपने पेंक्रेटाइटिस का सोच कर सीरम अमाइलेस करवाया और वो एलिवेटेड आया, यू आर लाइक दिस इज़ पेंक्रेटाइटिस नॉट परफोरेशन, तो you could be misleading yourself. CT scan is diagnostic in both cases. CT scan diagnostic है पेंक्रेटाइटिस में भी। अगर पेंक्रेटाइटिस की डायग्नोसिस आपके लिए बड़ा सर्टन नहीं है, यूर कन्फ्यूज्ड, आप CT कराएंगे तो अगर पेंक्रेटाइटिस है तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि एडीमा हुआ हुआ है पेंक्रियास के अराउंड, आपको स्ट्रैंडिंग नज़र आ रही है, टेस्ट नज़र आ जाएगा कि पेंक्रियास नॉर्मल है लेकिन गैस है। सो ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ट्रीटमेंट क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने डेफिनेटली देना। इस केस में नज़र आ रहा है ना कि देयर इज़ एयर अंडर द डायफ्राम, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक राइट साइड। आपकी इनिशियल प्रायोरिटीज़ क्या है? इफ़ समवन प्रेजेंट्स विद परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, व्हाट आर द प्रायोरिटीज़ एज फार एज मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट एब्डोमेन वाली जो प्रेजेंटेशंस होती हैं ना, उसमें दे ऑफन आस्क अ क्वेश्चन स्पेशली इन ऑस्पी कि आप इमरजेंसी में कैसे मैनेज करेंगे। डिफिनेटिव तो बात की बात है ना। तो ER में क्या, अगर एक पेशेंट आया है परफोरेशन के साथ, उधर ही आपने सस्पेक्ट किया, आपने सीरम अमाइलेस करवाए हैं, आपने इरेक्ट प्लेन चेस्ट एक्सरे करवाया है, एंड यू सी के परफोरेशन है बिकॉज यू सी फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? सबसे पहले आपने पेशेंट को रिससिटेट करना है। सेकेंडरीली आपने पेशेंट को किसी ज़माने में फॉर द इनिशियल टाइम पीरियड एनाल्जेसिया को विदहोल्ड किया जाता था ताकि साइंस डिसअपेयर ना कर जाए, बट दिस इज़ नो लॉन्गर द नॉर्म। ठीक है, लेकिन जो डोज होती है ना एनाल्जेसिया की, उसको अपने पेशेंट को आप रिससिटेट कर देते हैं ना, देन यू गो टुवर्ड्स डिफिनेटिव मैनेजमेंट, जिसको हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। लेप्रोटमी करनी पड़ती है, पेट को खोलना पड़ता है यूजिंग अपर मिड लाइन इंसेशन। ठीक है, बट यू डू दैट व्हेन यू आर डेफिनेटली श्योर कि हाँ परफोरेशन ही हुई है, कोई डायग्नोस्टिक डिफ़िकल्टी, कोई डाउट नहीं रहा। इसलिए आप ऑलरेडी कर चुके हैं इरेक्ट चेस्ट एक्सरे, सीरम अमाइलेस कर चुके हैं, एंड इफ़ यू वर स्टिल अनसर्टन आप CT भी ऑर्डर कर चुके हैं। अब यू नो फॉर श्योर कि परफोरेशन ही हुई है। पेशेंट जब इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में था, उस वक्त आपने उसको मैनेज किया किस चीज़ के साथ? एनाल्जेसिक के साथ एंड रिससिटेशन के साथ। इसको हम डिफरेंटली हाईलाइट करते हैं ताकि ये जहन में रहे कि ER मैनेजमेंट है, जो कि आपने ऑस्पी स्टेशन में लिखनी होगी आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि दिस इज़ चेस्ट एक्सरे, इरेक्ट प्लेन चेस्ट एक्सरे शोइंग फ्री एयर अंडर द डायफ्राम। ये क्या, हमने पेशेंट को रिससिटेट किया, उसके नीचे क्या, ये एनाल्जेसिया है। एनाल्जेसिया शुड नॉट बी विदहेल्ड, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यू हैव टू टाइट्रेट द एनाल्जेसिक डोज। और रिससिटेशन के बाद आपने सर्जिकली मैनेज करना है, किस तरह? लेप्रोटमी के ज़रिए। और लेप्रोटमी में कौन सी इंसिजन होती है? पेट पूरा खोलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, लैप्रोस्कोपी के ज़रिए भी किया जा सकता है, लेप्रोटमी इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये हम इसको अंडरलाइन करते हैं कि लैप्रोस्कोपी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लेप्रोटमी भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफिनेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट आ गया है। हर प्रोसीजर को करने के दो तरीके होते हैं, आप ओपन कर सकते हैं मेथड और आप लैप्रोस्कोपी भी कर